हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और कुछ रेलेवेंट न्यूज़। तो जो पहला एडिटोरियल है वो इसके रिगार्डिंग है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड के प्राइस गिर रहे हैं। तो देखो, गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन की तरह ट्रीट किया जाता है और जब भी टाइम ऑफ क्राइसिस है उसमें गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। और इवन जब भी क्राइसिस आया तब गोल्ड के जो प्राइजेज हैं वो बढ़े भी गए। देखिए, 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस टाइम गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। उसके बाद हम देखें तो 2020 के आसपास जब कोविड आया था तो इस वाले टाइम भी गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। अगर हम 2022 जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है तो उस टाइम भी देखें तब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब भी क्राइसिस आ रहा है, क्राइसिस चाहे कैसा भी हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, फाइनेंशियल हो, ऑयल क्राइसिस हो, तब तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हुए देखे गए हैं। इवन अगर हम रिसेंट टाइम पे भी देखें तो लेट जनवरी में गोल्ड के प्राइस 1,90,000 पर 10 ग्राम मतलब पर तोला हो गए थे। अब करंट में वो गिर के 1,30,000 के आसपास आ गए। तो गोल्ड की प्राइस रिसेंट टाइम में गिरी तो है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस गिर रही है। देखो, गोल्ड के बारे में खास बात क्या है कि गोल्ड कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, जबकि जो यूएस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और उसके बाद फेडरल रिजर्व या कोई भी सेंट्रल बैंक है वो रेट्स हाइक कर देता है, तो उस केस में लिक्विडिटी कम करने के लिए रेट हाइक्स करेंगे। और रेट हाइक अगर बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और गोल्ड लेस अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो पहला रीज़न अपन ये मान सकते हैं कि भाई जो बॉन्ड प्राइस है वो बढ़ जा रही है, उसकी वजह से गोल्ड लेस अट्रैक्टिव हो गया। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि गोल्ड जनरली यूएस डॉलर में ग्लोबली मापा जाता है। तो देखो, गोल्ड के बारे में खास बात क्या है कि गोल्ड इंटरेस्ट पे नहीं करता है, लेकिन जो अदर सेफ एसेट्स हैं जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या ट्रेजरी बिल्स हो गए वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करता है सेंट्रल बैंक तो गोल्ड लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है। तो अगर ये पहला रीज़न है। दूसरा फैक्टर है कि गोल्ड ग्लोबली जो डॉलर में प्राइस किया जाता है, तो अगर डॉलर वीक होता है उस केस में गोल्ड को ख़रीदना चीप हो जाएगा, आसानी से ज़्यादा गोल्ड खरीद पाएंगे। तो उस केस में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और इस वजह से क्या हो जाएगा, गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। जो मोस्टली पिछला हाइक देखा गया था, या जनरली जब भी होता है कि कोई क्राइसिस आता है तो उस केस में डॉलर वीक हो जाता है और गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑयल प्राइजेज 120 बैरल को क्रॉस कर गई हैं, जो एक तरीके से $100 पर बैरल वाला जो एक मार्क था उसको ब्रीच कर गए। लार्ज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुए हैं, तो एक जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो क्या हो गया, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। और जैसे ही डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ऐसे में जो बहुत सारे गोल्ड बायर्स थे वो प्रॉफिट बुक करने में लग गए हैं। तो उसकी वजह से भी अब क्या हो रही है, गोल्ड की सेलिंग हो रही है और गोल्ड को बाई करना भी अभी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। साथ ही आर्टिकल में जो डॉलर और जो गोल्ड की प्राइस है उसके बीच में भी एक कोरिलेशन दिखा है कि जब जब डॉलर की प्राइस नीचे गिरती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। यहाँ भी देखिए, डॉलर की प्राइस नीचे जा रही है तो गोल्ड और डॉलर में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, और अभी भी देखे जाए तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप मेंटेन है। इसके बाद एक और आर्टिकल है, वो सेम वही कि गोल्ड प्राइस क्यों ब्रेक डाउन हो गई। तो उसमें बोला गया है कि जो ट्रंप ने 2025 में क्या किया था, बहुत सारे ट्रेड वॉर करा था, तो उसकी वजह से गोल्ड प्राइस इंक्रीज़ हो गई क्योंकि डॉलर वीक हो गया था। तो सेम लॉजिक है कि डॉलर वीक हो जाएगा तो आप ज़्यादा गोल्ड बाई कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली जो डॉलर है वो जो गोल्ड है वो डॉलर में ही प्राइस किया जाता है। तो जहाँ ट्रेड वॉर की वजह से क्या अनसर्टेनिटी हुई थी, उसकी वजह से तो इसको फ़ायदा हुआ गोल्ड को। लेकिन जब एक्चुअल वॉर हुआ उस टाइम क्या हुआ है, गोल्ड की प्राइस गिर गई है। और उसके रीज़न वही है कि एक्चुअल प्राइस वॉर हुआ उस टाइम इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया। ऐसे में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हाइक कर दी गई
और उसकी वजह से फाइनली जो क्या हो रहा है कि गोल्ड से लोगों ने एक तो प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि एक लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, तो वो भी रीज़न है कि प्रॉफिट बुक करके क्या कर रहे हैं, गोल्ड की सेलिंग हो रही है और उसकी वजह से भी गोल्ड की जो प्राइस है वो गिर रही है। तो करंट वॉर सिनेरियो में हॉकिश जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जनरली सेंट्रल बैंक अपनाने की तरफ देख रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो यहाँ पर यही ऑयल शॉक पैराडॉक्स है, इसकी बात करी गई है कि एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से ऑयल प्राइस बढ़ गई हैं और उसकी वजह से जो यूएस डॉलर में इंटरेस्ट रेट है उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, गोल्ड की जो प्राइजेज है वो इफ़ेक्ट कर रही है नेगेटिवली। फिर सिमिलरली एक और आर्टिकल है, उसमें भी यही बोला गया है कि सेंट्रल बैंक हॉकिश पॉलिसी अपना रहे हैं और गोल्ड एक अट्रैक्टिव ऑप्शन था जब अनसर्टेनिटीज़ थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यही बॉन्ड और ट्रेजरीज है इनकी तरफ लोग भाग रहे हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो प्री वॉर में क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। तो प्री वॉर में अनसर्टेनिटीज़ थी, ट्रेड वॉर हो रहा था और उसकी वजह से डॉलर वीक था और जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली गई। अभी क्या हो रहा है, अभी बिल्कुल जो गल्फ क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो रही है, या इन्फ्लेशन का एक तरीके से स्पेकुलेशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए, ये बढ़े हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, हॉकिश जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फॉलो करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड की जगह तो रिड्यूस हो जाएगा और जो बाकी अदर ऑप्शंस हैं जैसे ट्रेजरी हो गई या फिर जो बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक है तो इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाते हैं गोल्ड की जगह। ठीक है, तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हीलियम शॉर्टेज को लेके, कि हीलियम शॉर्टेज की वजह से जो जो टेक सेक्टर है उसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ रहा है और वो एक तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो हीलियम यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे बहुत सारे कूलिंग, चिप मेकिंग में यूज़ होता है, कूलिंग में यूज़ होता है, लीक डिटेक्शन या प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यहाँ हीलियम का यूज़ होता है। और हीलियम के साथ दिक्कत क्या है कि जो कतर है वो वर्ल्ड का 1/3 सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ा हुआ है तो कतर से सप्लाईज़ में इशू आ रहा है और उसकी वजह से हीलियम शॉर्टेज आ रहा है जो टेक सेक्टर को इम्पेक्ट कर रहा है। रिसेंटली जो ओलंपिक कमेटी है IOC, उसने बोला है कि मैंडेटरी SRY जीन स्क्रीनिंग की जाएगी एथलीट्स की, ताकि उनको वो परफेक्टली वुमन हैं कि नहीं है ये डिसाइड करने के लिए। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हुआ क्या है कि उन्होंने बोला है जो ट्रांसजेंडर वुमन और जो डिफरेंस इन सेक्स डेवलपमेंट, जो DSD वुमन है उनको बैन करने का क्या एक तरीका है। तो उसके लिए टेस्ट को मैंडेटरी किया जा रहा है। तो इसमें बोला गया था कि जो ट्रांसजेंडर वुमन है वो अगर वुमन कैटेगरी में कॉम्पीट करती है तो उसको कुछ फिजिकल एडवांटेज होते हैं, तो उनको रोकना ज़रूरी है। तो ये SRY जीन है क्या, तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कुछ सेगमेंट ऑफ DNA होते हैं जो Y क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं और ये बताते हैं कि टेस्ट और टेस्टिकल्स एग या फिर जो एथलीट है उसमें मेल सेक्स डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, साथ ही प्रोडक्शन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है या टेस्टोस्टेरोन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी ये बताते हैं। तो इससे एक तरीके से क्या होंगे, जो मेल सेक्स डेवलपमेंट है उसका कितना एक्सटेंट है उसको मेजर किया जाएगा और उसके बेसिस पे एथलीट की क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाएगी कि वो वुमेन कैटेगरी में खेल सकता है या नहीं। उसके बाद एक ये आर्टिकल दे रखा है कि जो कॉटन है, मोस्टली जो BT कॉटन है, जीन मॉडिफाइड कॉटन, वो अर्ली 2000 में इंट्रोड्यूस करा गया था। तो मोस्टली जो हरियाणा या नॉर्दर्न इंडिया के जो कुछ रीजन्स है वहाँ पे लाया गया, लेकिन पिंक बोलवर्म की वजह से क्या हो गया, अब काफ़ी यील्ड कम हो गई है उसकी।
और जो एमएसपी दी जा रही है वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि कवर कर सके। तो बोल रहे हैं कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो थोड़े दिन में फार्म लेबर हो गया, ट्रेडर्स हो गए, इकोनॉमी, इन सब पर दिखना चालू हो जाएंगे। तो ये कुछ फार्मर्स ने रिपोर्ट भी करा है कि 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ इतना ही वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और उससे उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी बहुत कम है। नेक्स्ट आर्टिकल रिसेंट पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी कट के रिगार्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि इससे जो एक्चुअल में पेट्रोल की प्राइजेज है या डीजल के प्राइजेज है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पे, वो 10 रुपये से कम कर दी गई है। ठीक है, तो अभी कितनी हो गई है ड्यूटी? लगभग डीजल के ऊपर तो 0 हो गई है और पेट्रोल के ऊपर सिर्फ 3 रुपये बची है। अब ये करा क्यों गया है? ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ा हो रहा है उसकी वजह से इशू ना हो, और जो राइजिंग ऑयल प्राइजेज हैं उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। तो इससे बोला गया है कि गवर्नमेंट को लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान होगा अगले 15 दिन में। लेकिन इसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दे रही है। तो लगभग अभी डीजल पे के ऊपर कर दी गई है 21 रुपये पर लीटर, और एटीएफ के ऊपर बढ़ा के कर दी गई है 29.5 ए लीटर। ठीक है, तो और इससे गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा? इससे लगभग 1500 करोड़ का फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से नुकसान हुआ है या जो कम रेवेन्यू आएगा उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के मिटिगेट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये सब लोअर फ्यूल प्राइस में ट्रांसलेट नहीं होगा कि जो कंज्यूमर्स को फ्यूल मिलेगा वो एक्चुअल में अभी भी उसी रेट पे मिलेगा जिस पे पहले मिल रहा था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मुंबई में एक इनोवेटिव सा आइडिया डेवलप किया कि एक फर्स्ट म्यूजिकल पाथ बनाया गया था। ठीक है, और उसमें अगर आप व्हीकल चलाते हो 60 किलो से 80 किलोमीटर के आसपास की स्पीड पे, तो वहाँ से एक साउंड आता है जय हो, मतलब बेसिकली एक संगीत टाइप मेलोडी बजेगी जय हो, जो स्लमडॉग मिलियनेयर में गाना था। तो हुआ क्या है कि उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे व्हीकल पास हो रहे थे और ये जय हो बजता था। तो ये नरीमन पॉइंट से वर्ली तक एक बहुत ही मतलब नोवेल इंटेंशन से बनाया गया एक नया इनिशिएटिव था। लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि इससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है और उसके रिगार्डिंग कंप्लेन की गई है। तो अपने लिए जानना ये ज़रूरी है कि भाई फर्स्ट म्यूजिकल पाथ कहाँ बना हुआ है। तो वो है कि मुंबई में नरीमन पॉइंट से लेके वर्ली तक ये म्यूजिकल पाथ बनाया गया था। तो इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरेगी तो वो जय हो का जो टोन है वो बजती है। अभी एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो एलपीजी एलोकेशन है वो 70% कर दिया है। तो पहले जो एलपीजी एलोकेशन था वो 50% के आसपास था। ये किससे कंपेयर हो रहा है? ये जो प्री वॉर लेवल है उससे कंपेयर हो रहा है। तो उसको बढ़ा के 20% और बढ़ा दिया है और अभी 70% कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ माइग्रेंट वर्कर, स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो इससे नेगेटिवली इम्पेक्ट ना हो। तो उसको एम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एलपीजी एलोकेशन है उसको बढ़ा दे रहे हैं, ताकि जो कमर्शियल एलोकेशन वो बढ़ेगा तो जो शॉर्टेज है उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे। अब एक न्यूज़ है कि कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी सेक्सुअल असोल्ट केस में अगर माइनर की या कोई भी एक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाएगी, तो कर दी जाती है जनरली, तो वो एक तरीके से क्राइम है। तो ऐसे में कोर्ट ने जितनी भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं और जुडिशरी है उसको रिमाइंड करवाया कि केस रिकॉर्ड से, एफिडेविट, ऑर्डर से, इन सब से जो सर्वाइवर की पर्सनल डिटेल्स हैं उनका मेंशन नहीं होना चाहिए। और बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक तरीके से स्टैट्यूटरी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो कोर्ट ने बोला है कि नेम ऑफ माइनर, नोर रेप सर्वाइवर और उसके पेरेंट्स और अदर आइडेंटिटी, ये सब इरेज कर दी जानी चाहिए उसके डॉक्यूमेंट से, स्कूल रिकॉर्ड से, ताकि उसकी जो आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो हुआ क्यों था? तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक 9 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर था जी, तो उसके रिगार्डिंग केस आया था हिमाचल प्रदेश में। तो उसकी हियरिंग में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है और बोला है कि ये लैप्स जो सेक्शन 228 ए ऑफ आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 72 उसका ब्रीच है और इसमें 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है।
साथ ही इन्होंने बोला है कि अगर डिस्क्लोजर होता है तो वो जो 2018 का निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसके तहत ये वोलेशन है और इसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो सर्वाइवर के लिए एक ट्रॉमा होता है और ये पुलिस और कोर्ट रूम दोनों में ही के हाथों हो सकता है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ थी कि हैदराबाद जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस है उसको हैदराबाद ने आयोजित किया, 20 कंट्रीज से लोगों को बुलाया और यहाँ पे जो हैदराबाद का जो तेलंगाना है उसको सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज के तौर पे पोजीशन करने के लिए लक्ष्य किया जा रहा है। और इसमें जो आचार्य नागार्जुन है उसकी लेगेसी के बारे में स्पेशली डिस्कस किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो शशि थरूर जी ने लिखा है, बियॉन्ड द रेटोरिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड। इसमें बोला है कि जो प्रिवेलिंग होप ऐसी थी कि जो साउथ इंडिया की इकोनॉमिक डायनेमिज्म है उसकी वजह से इंडिया यूनिफाइड मिडिल इनकम पावर बन जाएगा, लेकिन जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसने बताया कि जो रियलिटी है वो इसके बियॉन्ड है। इन्होंने बोला है कि एक्चुअल में जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं और साउथ में जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उनके बीच में एक एग्जिस्टेंशियल फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। यहाँ उन्होंने एक एनालॉजी प्रेजेंट की है कि जो पेनिनसुलर स्टेट है उनमें पर कैपिटा इनकम है वो नॉर्दर्न स्टेट की लगभग डबल है और इस इवन जो तमिलनाडु और केरला है वहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, लिटरेसी हो गया, तो ये भी अच्छे हैं और इनको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, यूरोप से, साउथ अमेरिका से, जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनसे। जबकि अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो हिंदी बेल्ट है उसमें जो स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनको हम कंपेयर करते हैं, इनको हम सब सहारन अफ्रीका से कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जनरली क्या होता है, जो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें देखा गया है कि जो प्रोस्पर रीजन है वहीं पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन रह रही है, लेकिन इंडिया में इसके विपरीत हो रहा है। इंडिया में यूएसएसआर और यूगोस्लाविया जैसा सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे इकोनॉमिकली प्रोस्पर जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, जबकि जो वीकर सेक्शन है वो मेजॉरिटी में है। तो इसमें उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला है कि हमें इस पूरे रीजनलिज्म से और जो रीजनल नरेटिव्स हैं इनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा इंक्लूसिविटी पे फोकस करना चाहिए, तभी हम ट्रू प्रोग्रेस रियलाइज़ करेंगे। और ट्रू प्रोग्रेस किसको बोला है कि अगर जो एग्रीकल्चरल डेली वेज वर्कर्स हैं उनकी जो डेली वेज हैं वो बढ़ जाएं, रेदर देन कि बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न हो या कोई कैपिटल सिटी हम डेवलप करें, तो वो एक्चुअल में रियल प्रोग्रेस नहीं है। इसके बाद जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है उसके ऊपर एक न्यूज़ है कि ट्रेड डील में अभी भी कुछ गैप्स हैं। अभी हो सकती है ट्रेड, मतलब काफ़ी हम उसके आसपास ही हैं, लेकिन गैप्स कैसे हैं कि जो पल्सेज है उसके अराउंड गैप हैं कि इंडिया चाहता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उसके मार्केट को सेफगार्ड किया जाए और यूएस इसका एक ग्रेटर एक्सेस मांग रहा है। इसके साथ ही एक न्यूज़ है कॉफ़ी एक्सपोर्ट को लेके कि यूएस ईरान वॉर की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है वो भी इम्पेक्ट हुआ है। जो वेस्ट एशियन मार्केट में हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटक गया है या फिर वो स्लोली मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया के कॉफ़ी मार्केट को भी या कॉफ़ी एक्सपोर्ट को भी नेगेटिवली इम्पेक्ट आया है। और बोला है कि इंडिया जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है यूएस और यूरोप को, वो 50 से 60% कॉस्टियर हो गई है, महंगी हो गई है। बालेन शाह है वो नेपाल के नए पीएम बन गए हैं। तो मोदी साहब ने बोला है कि भाई हम नेपाल के साथ क्लोजली काम करने को देखेंगे, लेकिन अपने लिए जानना ये है कि कौन है, तो रेपर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, इनको बालेंद्र शाह इनका पूरा नाम है, बालेन शाह इनको पॉपुलरली जाना जाता है। 43rd प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले क्या हुआ, केपी ओली की गवर्नमेंट थी, 5 मंथ से काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो अब ये बालेन शाह इनके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अभी वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम देख लेते हैं, रामचंद्र पौडुल। ये रामचंद्र पौडुल वहाँ अभी प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने जो पीएम बने वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी
आरसीपी के लीडर हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को जान लेनी चाहिए। एक छोटी सी न्यूज़ थी कि इंडिया जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अभी रिसेंट में 5 S-400 की बैटरी खरीदने के लिए परमिशन दी है या उसको क्लियर किया है। तो लगभग 2.38 लाख करोड़ में हम ये खरीदेंगे। तो S-400 हमने पहले भी खरीदा है और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और बेसिकली इसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था। और 2018 में क्या हुआ था, लगभग 5.43 बिलियन की डील हुई थी रशिया के साथ, किसके रिगार्डिंग, S-400 के रिगार्डिंग। एक और न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो जन विश्वास बिल है उसके सेकंड एडिशन के वो पास कर दिया है। अभी पास क्या किया, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है अभी तो लोकसभा में। ठीक है, तो जन विश्वास बिल है क्या, ये जो माइनर ऑफेंस है उसको डीक्रिमिनलाइज करता है और बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ा देगा। तो एक तरीके से चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसमें क्या करा गया है, जो 784 प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करे गए और ये अमेंडमेंट क्या करेंगे, 79 सेंट्रल एक्ट्स हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो 784 प्रोविज़न है इनमें से 717 तो ऐसे हैं जो किसी ना किसी ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं और 67 ऐसे हैं जो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे। रिसेंट में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें बोला गया है कि जो मैरिड मैन अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो क्राइम नहीं है। और एक्चुअल में क्या है, ये मोरली गलत है, लेकिन बोल रहे हैं कि मोरलिटी और लॉ है वो दोनों सेपरेट रखा जाना चाहिए। तो हुआ क्या था कि एक मैरिड मैन था, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, लेकिन अगर वो विद कंसेंट रह रहा है तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये क्राइम नहीं है। तो अभी क्या हुआ था, एक मामला आया था कि एक विमन की मदर ने केस फाइल किया, FIR लॉन्च की, और उसने बोला कि यूपी के शाहजहाँपुर में एक 30 साल का आदमी उसकी 18 साल की बेटी को शादी का झांसा देके लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि ये कोई क्राइम नहीं है, मॉरली हो सकता है कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि दोनों कंसेंट से रह रहे हैं तो क्राइम नहीं है। तो ऐसे में वुमन की फैमिली को जो मैट्रिमोनियल होम है उसमें एंटर नहीं करना चाहिए और एक तरह से ये क्या करेगा, जो ओनर किलिंग वगैरह है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एक आर्टिकल है कि ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया हैज़ ए गुड स्टोरी टू टेल। तो इसमें एक तो हमने जो रिसेंट में NDC में चेंज किए हैं, अपडेट किया है 2030 से 35 के पीरियड के लिए, तो उसकी बात कही गई है। साथ में जो इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर जो अपना हम फ्यूचर देख रहे हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनाते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है और इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, तो ये भी हमारे लिए एक सक्सेस है। और तीसरा इन्होंने बोला है कि इंडिया ने क्या करा है, एम्बिशियस टारगेट रखा है 100 गीगावाट का 2047 तक, कि जब हम विकसित भारत बनेंगे तब तक, तो उससे भी हम एक तरीके से फॉसिल फ्यूल को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लगभग 8.1 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो इंडिया ने शांति बिल लेके आया उसको भी प्रेज करा है और बोला है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। इवन हम न्यूक्लियर में 49% तक FDI को भी अलाउ कर दे रहे हैं और जो लाइबिलिटी क्लोज था उसको भी थोड़ा ईज किया है ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ सके। साथ ही इंडिया ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इनको बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो इंडिया की में रियलिटी में देखा जाए तो एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 1460 किलोवाट आवर है, जो वर्ल्ड एवरेज 3800 किलोवाट आवर से तो काफ़ी कम है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी के रिगार्डिंग एक और क्लाइमेट जो टारगेट्स हैं अपने NDCs हैं उनके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल है, उसमें बेसिकली NDC 1, 2, 3 जो है उसको कंपेयर करा है। तो इन्होंने बताया कि जो NDC 3 है जो इस बार 2026 में लॉन्च हुआ है, उसको हम 2022 वाले से कंपेयर करें तो जो टारगेट ईयर है अभी हमारा 2035 है, तब में हमारा 2030 था, तो 45 से बढ़ा के हमने 47% कर दिया गया। किसको, जो एमिशन इंटेंसिटी है, एमिशन पर यूनिट GDP उसके टारगेट को। अभी हमारा एक्चुअल में कितना है, 36% हम अचीव कर चुके हैं 2020 तक। नॉन फोसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो 50% था, 60% अब हमारा नया टारगेट है और 52% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अगर हम एडिशनल कार्बन सिंक की बात करें तो 2.5 से 3 बिलियन टन पहले था, इसको हम 3.5 से 4 बिलियन टन कर दिया गया है 2005 के लेवल से, और इसको हम 2.3 बिलियन टन अचीव कर चुके हैं 2021 में।
तो ये काफ़ी अच्छा इन्फोग्राफिक है। तो इसी के साथ हम आज का एडिटोरियल ख़त्म करते हैं। और आज IPL चालू हो रहा है, तो बिल्कुल एक अच्छा एंटरटेनमेंट चालू होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।